गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 216 है। ये टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 216 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मेडाइवल हिस्ट्री, और उसमें भी टॉपिक है मुगल काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। आपको बताना है कि धर्मट जो है वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, धर्मट है एमपी में, मध्य प्रदेश। तो धर्मट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की ओर से और मुराद ने औरंगजेब की ओर से भाग लिया था। और जीता कौन इसमें? मुराद। ठीक है, और जसवंत सिंह पराजित हो गए। तो औरंगजेब ने पराजित किया जसवंत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके, मतलब अपने पिता, उससे ही विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, जिसको अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया उसने, और राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। तो भी है इसका आंसर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। और मोहम्मद अकबर की बात करें तो औरंगजेब का ये चौथा पुत्र था, और अकबर द्वितीय के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके सम्राट बनने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 3 पर, अजय निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसने व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे, तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। नंबर 4 पर, अजय निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर भी औरंगजेब है, डी है इसका आंसर। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को, और उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ था। नंबर 5 पर आ जाइए। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय निम्नलिखित में से कब की थी? 1665, 1655, 1666, 1676, 1685। बीजापुर को औरंगजेब ने जीता था 1685 में, डी है इसका आंसर। देखिए, 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। उनका किनका? मुगलों का। मराठा साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर हमले और छापेमारी के माध्यम से मुगलों और उनके नवाबों को इस क्षेत्र में और कमजोर कर दिया। आखिरकार हुआ क्या? 1753 तक बीजापुर और दक्कन का अधिकांश हिस्सा मुगलों के नियंत्रण में नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की?
किसको की थी? रोशन आरा, जहां आरा, अमीन खां, शाइस्ता खां। साहिबात उज्जमानी की उपाधि औरंगजेब ने जहां आरा को प्रदान की थी। सी है इसका आंसर। देखिए, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की। जो जहां आरा है वो सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। संत रामदास, औरंगजेब। डी है इसका आंसर। संत रामदास महाराज महाराष्ट्र के महान संत थे। उनका जन्म 1608 में हुआ था। ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में यानी भीतर, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बाहर भी एक मस्जिद है, वो शाहजहां ने बनवाई। तो दिल्ली के लाल किले के भीतर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है। और शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो भीतर है मोती मस्जिद, निर्माण औरंगजेब। बाहर जामा मस्जिद, निर्माण शाहजहां। औरंगजेब ने किले के भीतर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल। अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कौन सा कहलाता है इसमें? रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 के बीच करवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा किसको कहा जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। कहाँ पर? औरंगाबाद में। द्वितीय ताजमहल और जो मेन ताजमहल है शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया मुमताज महल की याद में, उत्तर प्रदेश, आगरा। दसवां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? सेना का अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। ठीक है, जन आचरण यानी लोक आचरण। उसका कार्य था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? व्यास कहा जाता था क्या, सूबा, सरकार या अहर? मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। डी है इसका आंसर। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी प्रांत को सूबा कहा गया और जिले को सरकार। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था यानी कई जिलों में बटा हुआ था और सरकार को यानी जिले को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में चिकित्सक थे निकोलो मनुची। एक पुर्तगाली है ये। सी है इसका आंसर। तो निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था, इटली का। इटली का था, पुर्तगाल का नहीं था। ठीक है, इतावली, यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए।
मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? भत्तों को, वेतन को, भू राजस्व को, या इनमें से कोई नहीं? मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल है भू राजस्व के लिए, ए है इसका आंसर। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है भू राजस्व से संबंधित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था या बैन कर दिया था तंबाकू के प्रयोग को? अकबर, जहांगीर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू जो है भारत के लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों के बाद तंबाकू पीने की आदत लोगों में पड़ने लगी, बढ़ने लगी, ठीक है, और ये अत्यधिक प्रचलित हो गई ये आदत। इसके इस नुकसानदेह आदत को देखते हुए 1617 में जहांगीर ने क्या किया? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया या उसको निषेध कर दिया या बैन कर दिया। 15वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हलों की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी या कनकूट? अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में जो हल की संख्या या हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व की वसूली की जाती थी। देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में किसान प्रति हल या हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया। देखिए, चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन प्रारंभ शुरुआत की बात पूछ रहा है तो इसका आंसर जहांगीर तो होगा नहीं। एक प्रश्न पूछते हैं कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो उसका उत्तर है शाहजहां। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? उसका उत्तर है जहांगीर, याद रखिएगा। लेकिन चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ हुई हुमायूं के शासनकाल से, बी है इसका आंसर। देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल शैली की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। जहांगीर के काल तक आते आते चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर थी और जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं इस लाइन से प्रश्न बनाकर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब निपुण था? वैसे तो संगीत के खिलाफ था ये, लेकिन कुशल वीणा वादक था, तो सी है इसका आंसर। देखिए, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, तो वीणा बजाता था ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, तानसेन का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ग्वालियर यानी एमपी, जयपुर यानी राजस्थान, झांसी यानी उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। तानसेन का मकबरा है एमपी, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तो बी है इसका आंसर। देखिए, तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स तानसेन से रिलेटेड। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास संगीत का अध्ययन किया। हरिदास के बाद तानसेन को मोहम्मद गौस के साथ 3 वर्षों तक शिक्षित किया गया और तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। और तानसेन समारोह जो है प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। इतनी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है, इसको तो याद रखिएगा। मोहम्मद गौस के शिष्य थे, बचपन का नाम रामतनु, मकबरा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास संगीत का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? किसने ली? अकबर ने ली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल शासक अकबर जो है वो नगाड़ा बजाने में प्रवीण था और इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। तो अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण, औरंगजेब बीणा बजाने में प्रवीण। 20वां प्रश्न है, गुलबदन बेगम निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और हुमायूं बेटा है अकबर का, हुमायूं बेटा है बाबर का, तो बाबर की पुत्री हो गई है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से चलता सीक्वेंस। देखिए, गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। उनका जन्म हुआ था 1523 में और मृत्यु हुई थी 1603 में। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण दिए। हुमायूं नामा का लेखक या लेखिका कौन है? गुलबदन बेगम। बहुत पूछते हैं एग्जाम में, हिस्ट्री से संबंधित जिन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी में ही पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ सीरीज पेड है, आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। उसके लिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। ये सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।